नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह उनके दूसरे कार्यकाल का 5वां संबोधन होगा, अंतिम संबोधन होगा और लगातार 10वां संबोधन होगा लाल किले की प्राचीर से। आज़ादी के बाद से भारत में 13 लोग प्रधानमंत्री हुए हैं। अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को छोड़ दें और अलग अलग प्रधानमंत्रियों के अलग अलग कार्यकाल को छोड़ दें तो 13 लोग प्रधानमंत्री हुए हैं और उनमें से सिर्फ 4 लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि वो लगातार 10 बार लाल किले से भाषण दें। पंडित नेहरू ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, मनमोहन सिंह ने दिया और अब नरेंद्र मोदी चौथे व्यक्ति होंगे जो लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और ये उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण है और अगले साल चुनाव होने हैं मई में। तो इस वजह से ये इस बात को लेकर के बड़ी दिलचस्पी है, कौतुक है, लोगों में जिज्ञासा है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, क्या नया कहेंगे, क्या ऐसी बात कहेंगे जिससे अगले साल के चुनाव का एजेंडा सेट होगा। अपने 10 साल की उपलब्धियों को वो किन शब्दों में किस तरह से बयान करेंगे और आगे जो बार बार वो अमृत काल बता रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात जो कह रहे हैं, जो संकल्प जाहिर कर रहे हैं, उसके लिए क्या कोई एजेंडा, क्या कोई कैसी रूपरेखा, क्या रोड मैप पेश करेंगे वो। और ये सवाल इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो गया है क्योंकि अभी ये पहला मौका ऐसा था जब उनको लाल किले से भाषण से ठीक पहले संसद में भाषण देने का मौका मिला। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस पर उन्होंने 2 घंटा 13 मिनट भाषण दिया। वो भी एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। उस 2 घंटे 13 मिनट में उन्होंने विपक्ष के ऊपर जो हमले किए वो अपनी जगह थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई, बहुत सारी उपलब्धियां बताई। उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका बाद में फैक्ट चेक किया गया, लोगों ने कहा कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं हुआ है, या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो अधूरा सच है या पूरी तरह से गलत है। वो भी एक चीज़ अलग है, अपनी जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया है। लाल किले पर भाषण देने के 5 दिन पहले, 6 दिन पहले उन्होंने 10 अगस्त को संसद को, लोकसभा को संबोधित किया और 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देंगे वो। तो कई चीज़ें हो सकती हैं कि रिपीट हो और प्रधानमंत्री के भाषण में आमतौर पर ऐसा होता है चूंकि वो लगातार बोलते रहते हैं, उनके लगातार कार्यक्रम होते हैं, वो कई कार्यक्रमों को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हैं, कई कार्यक्रमों में सीधे शामिल होते हैं और हर बार वो लंबे भाषण देते हैं। तो जाहिर तौर पर भाषण में बातें रिपीट होती हैं और वो उन्होंने पिछले भाषण में जो अमृत काल का भाषण था, अमृत वर्ष का भाषण था, उसमें भी अपने सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताई। और जब इस बार 10वीं बार खड़े होंगे और चुनाव से पहले का ये आखिरी उनका भाषण होगा तो निश्चित रूप से अपनी 2 सरकारों के 10 साल के कामकाज का ब्यौरा वो पेश करेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें रिपीट होंगी, उन पर विचार करने की बहुत ज़्यादा उस पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस तरह का ऐसा भाषण होगा जब वो एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं। वो अगले साल चुनाव लड़ने जाएंगे तो वो लगातार तीसरा चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। और जैसा अभी हमने कहा कि देश में सिर्फ 4 प्रधानमंत्रियों को ये सौभाग्य मिला है कि वो लगातार 10 बार लाल किले की प्राचीर से भाषण दें, देश को संबोधित करें, लेकिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री का ये सौभाग्य रहा है कि वो लगातार 3 चुनाव जीते लोकसभा का, और वो पंडित नेहरू थे। उस रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए नरेंद्र मोदी अगले साल चुनाव में जाएंगे। उनकी सरकार लगातार तीसरी बार मैंडेट हासिल करने के लिए जाएगी और उसके पहले का ये आखिरी भाषण है लाल किले से उनका। इसलिए भी ये ऐतिहासिक होना है, ये तय माने कि इसमें कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं, कुछ नई बातें हो सकती हैं। और प्रधानमंत्री ने जो 2047 तक यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक देश को एक विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उसका कोई रोड मैप जाहिर हो सकता है, उसके बारे में कुछ नई चीज़ें वो बता सकते हैं। तो इसलिए वो कई चीज़ें होंगी जो रिपीट होंगी, कुछ नई चीज़ें भी होंगी और जिनको लेकर के ज़्यादा दिलचस्पी है लोगों की। हम जो आज इस समय बात कर रहे हैं उसमें मुख्य बात यह है कि जो प्रधानमंत्री ने पिछले साल अपने जो अमृत वर्ष का भाषण था उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी, बहुत अच्छी बातें कही थी। उन्होंने 5 प्रण की बात कही थी और उनकी बड़ी व्याख्या की थी, तरतीब के साथ उन्होंने विस्तार से उनके बारे में बताया था कि 5 प्रण क्या है। उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक थी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, दूसरा विरासत पर गर्व और तीसरा कर्तव्य का पालन। तो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति एक लंबी प्रक्रिया है और ये सरकार, प्रधानमंत्री खासतौर से उनकी सरकार ये मान रहे हैं कि पहले गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति मिलेगी
तभी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी। तो उन प्रतीकों को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। संसद के की जो नई इमारत बनी है इस साल, वो एक बड़ी उपलब्धि है और वो एक तरह से कह सकते हैं कि उस प्रतीक से मुक्ति की इमारत है, वो जो गुलामी की एक प्रतीक से मुक्ति दिलाती है। हालांकि वो भी सिर्फ कहने की बात है, वो प्रतीक की बात इसलिए मैं बार बार प्रतीक कह रहा हूँ क्योंकि वो प्रतीकात्मक ही है। अंग्रेजों ने बनवाया था, जरूर पुराना संसद भवन है जिसमें आज तक आज़ादी के 75 साल बाद तक कार्रवाई चलती रही, वो अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन बनाने वाले इंडियन थे, बनाने वाले भारत के लोग थे। भारत के लोगों के खून पसीने के पैसे से उस इमारत का निर्माण हुआ था, इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप से ही कह सकते हैं वो थी तो भारत की इमारत थी। लेकिन उससे भी एक मुक्ति हुई है, नई संसद की नई इमारत बनी है। हालांकि अभी उसमें कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन उसका उद्घाटन हो चुका है। तो इस तरह के प्रतीकों से मुक्ति दिलाई जा रही है, वो एक तरह से प्रतीकात्मक चीज ही है। जैसे अभी कानूनों में बदलाव के लिए 3 बिल पेश किए गए हैं, संसद का अभी जो मानसून सत्र खत्म हुआ है उसमें पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किए और उसमें आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड था, जो 1861 का कानून था और जिसका पहला ड्राफ्ट 1837 या 1839 में लॉर्ड मैकॉले ने उसका बना के तैयार किया था, वो पहला ड्राफ्ट जिस पर 1861 में ये कानून आया था इंडियन पीनल कोड का, उसको भारतीय दंड संहिता कहते थे। अब उसको खत्म करके उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है, बीएनएस। हिंदी में भी भारतीय न्याय संहिता और अंग्रेजी में भी भारतीय न्याय संहिता, उसमें कई चीजें बदली जा रही हैं। तो ये एक प्रयास है जो गुलामी से मुक्ति का कि एक प्रतीक से गुलामी के प्रतीक से मुक्ति का एक पहल है। इसी तरह से सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसको भी बदला जा रहा है और जो एविडेंस एक्ट था उसको भी बदला जा रहा है। उसको भी एविडेंस एक्ट जो साक्ष्य कानून था उसको भारतीय साक्ष्य कानून किया जा रहा है। तो हर तीनों उसमें भारतीय नाम लाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक प्रतीकात्मक पहल है और जो पिछले बार 5 प्रण में प्रधानमंत्री ने कहा था गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, ये उसके प्रतीक है। और निश्चित रूप से इसका जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे लाल किले से और बहुत विस्तार से करेंगे। संसद की नई इमारत, उसका उद्घाटन, उसमें सेंगोल की स्थापना जो एक राजदंड की स्थापना, जो एक प्राचीन भारत के जो धर्म कानून और उससे जुड़ी हुई चीज़ है उसका एक प्रतीक है, उसकी स्थापना। और उसके बाद ये जो 3 कानून आ रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले, उसकी चर्चा, ये उस पंच प्राण के एक प्राण जो पहला उन्होंने कहा था उससे जुड़ी चीज़ है। इस पर वो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। विरासत पर गर्व हर भारतीय को रहा है, अपनी हर विरासत पर। हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपनी विरासत पर गर्व करने वाले ही कौम है। कोई नई विरासत हम लोग नहीं गढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ हम लोग नहीं बना रहे हैं। हम लोग अतीत में जो हमारा इतिहास रहा है, जो बहुत गौरवशाली रहा है, हम उस पर गर्व करने वाले लोग हैं, उसको याद करते हैं, उसके गर्व की अनुभूति करते हैं, उसी में जीते हैं। तो विरासत पर गर्व करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था, एक प्राण ये भी था, एकता और एकजुटता। उन्होंने एक बात कही थी जिस पर आगे चर्चा करेंगे, कर्तव्य पालन उन्होंने कहा था। तो कर्तव्य पालन हर भारतीय अपने अपने हिसाब से करता रहा है। 2 बातें 5 प्राण की जो 2 बातें थी, एक एकता और एकजुटता और दूसरी 2047 तक विकसित भारत बनाना। इस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है, पता नहीं प्रधानमंत्री करेंगे या नहीं करेंगे। एकता और एकजुटता का एक मसला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज के समय में, भारत के इतिहास के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के वर्तमान के लिए, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर इसको मणिपुर के संदर्भ से शुरू करें तो इसकी गंभीरता का एहसास होगा। मणिपुर में एक राज्य है, भारत का बहुत छोटा सा राज्य है, उस 32-33 लाख की आबादी वाले राज्य में स्पष्ट रूप से 2 राज्य बन गए हैं। 2 अलग अलग समूह जो हैं, आदिवासी और मैती, वो आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच जातीय हिंसा इस स्थिति में पहुंच गई है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये एकता खंडित हो रही है। देश की एकता और भौगोलिक एकता भले खंडित नहीं हो रही हो, लेकिन देश की सामाजिक एकता खंडित हो रही है, एकजुटता टूट रही है भारतीयों के बीच की। और ये पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। 3 मई से वो जातीय हिंसा की वहाँ शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस पर पिछले, जब से ये दंगे चल रहे हैं तब से, उसके बाद से 3 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद, 100 दिन से ज़्यादा हो जाने के बाद प्रधानमंत्री ने 2 बार इस पर बयान दिया है। पहली बार जिस दिन मणिपुर की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का और उनके साथ यौन हिंसा का वीडियो आया था, उसके अगले दिन वो संसद परिसर में उन्होंने कहा था और 35-36 मिनट उन्होंने उस पर अपनी बात कही थी। और 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में भी 3-4 मिनट उन्होंने लोकसभा में इसके बारे में बात की। लाल किले की प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री इस बारे में बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। प्रधानमंत्री वहाँ से अपील करें
और ये उनकी अपील वो मणिपुर के कुकी और मैती समुदाय के लिए हो कि दोनों को एकजुट होने के लिए, दोनों को दो भाइयों की तरह मिल करके रहने के लिए उनकी अपील हो। और इस अपील का असर पूरे देश में होगा, हर समुदाय के लिए होगा, हर जाति के लिए होगा, हर धर्म के लिए होगा। प्रधानमंत्री को ये अपील निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये जो विभाजन, वहाँ सामाजिक विभाजन जो मणिपुर में दिख रहा है पिछले 100 दिन में, उसकी आग पूर्वोत्तर के कई राज्यों में फैल सकती है। मिजोरम में लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ के मणिपुर के कुकी आदिवासियों के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, वहाँ के मुख्यमंत्री भी उतरे। और मिजोरम के लोगों ने लोकसभा में अपनी बात उठानी चाहिए मणिपुर को लेकर के, हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो ये वो जो मणिपुर में विभाजन है सामाजिक, वो मिजोरम में जा सकता है, वो नागालैंड में जा सकता है, वो त्रिपुरा में जा सकता है, हर जगह ये चीज़ देखने को मिल सकती है। इस तरह का विभाजन, जाति और सामाजिक विभाजन देश में भी किसी न किसी स्तर पर यह विभाजन दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री को लाल किले से मणिपुर का संदर्भ देते हुए अपनी एकता और एकजुटता की बात जो उन्होंने 5 प्रण में कही थी, उसको दोहराना चाहिए। उनको देश के हर समूह, हर समाज को भरोसा दिलाना चाहिए है कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और ये समाज नहीं विभाजित होगा। भारत का जो एकजुट समाज है, जो इसकी विविधता है, वो कायम रहेगी। सब अपने अपने यूनिक आइडेंटिटी को, अपने अनोखी पहचान को बनाए रखते हुए इस देश में बने रहेंगे। ये भरोसा दिलाना चाहिए है लाल किले से प्रधानमंत्री को। ये मणिपुर के संदर्भ में होगा, लेकिन देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी होगा और देश के सबसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी होगा। आज अगर देश का अल्पसंख्यक समुदाय कहीं भी आशंकित है या डरा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो लाल किले से उसको भरोसा दिलाए कि उसके साथ कोई भी अन्याय होगा तो वहाँ सरकार खड़ी होगी, देश खड़ा होगा, प्रधानमंत्री स्वयं खड़े होंगे। और आज इस भरोसे की बहुत ज़रूरत है। अभी ये कोई नई बात नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ये जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जिस तरह से पुलिस के एक जवान ने 3 लोगों को आइडेंटिफाई करके और गोली मार दी थी, उनकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद जिस तरह की वो सांप्रदायिक और नफरत भरी बातें कर रहा था, उसकी रोशनी में उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री लोगों को आश्वासन दें, भरोसा दें, उनके भीतर हिम्मत पैदा करें, साहस पैदा करें, अपनेपन का भाव पैदा करें। मणिपुर में कुकी आदिवासियों के खिलाफ जो हो रहा है, उसको सोशल मीडिया में एक रंग दिया जा रहा है कि ये चर्च के खिलाफ है। ये चर्च के खिलाफ नहीं है, ये बात ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, ये बात सरकार के शीर्ष स्तर से और लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से इस बात का मैसेज दिया जाना चाहिए कि यह देश उसी तरह से ईसाइयों का है, उसी तरह से मुसलमानों का है, उसी तरह से बौद्ध, सिख और जैनों का है, जिस तरह से हिंदुओं का है। और आज इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। मणिपुर की घटना को देखते हुए, जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे की एक्सप्रेस ट्रेन की घटना को देखते हुए, और इस तरह की जितनी भी इस तरह की अभी घटनाएं हुई हैं समाज में, उनको देखते हुए ये एकजुटता का संकल्प, एकता का संदेश और एकजुटता का संदेश, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछली बार लाल किले से अपने भाषण में ये बात कही थी, उनके 5 प्रण में ये बात है, तो ये बात उनको कहनी चाहिए। और 5वीं बात थी विकसित भारत बनाना 2047 में। प्रधानमंत्री लगातार उम्मीदों की राजनीति करते हैं, उनके भाषणों में हमेशा उम्मीद होती है। वो भारत के सामर्थ्य की बात करते हैं, भारत के युवा शक्ति के सामर्थ्य की बात करते हैं, महिलाओं के सामर्थ्य की बात करते हैं, किसानों के सामर्थ्य की बात करते हैं। 10 साल से ये बात लोग सुन रहे हैं, और अगर अभी उनकी बात पर यकीन माने तो अभी 25 साल और लगेंगे भारत को। लेकिन इस 25 साल में 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। उस विकसित भारत में सबको समान अधिकार होंगे, सबकी आर्थिक स्थितियां अच्छी होंगी, सबका जीवन स्तर बेहतर होगा। इसका क्या रोड मैप है? अभी भी भारत ने कहने की बात है, ये आंकड़ों की बात होती है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ब्रिटेन को छोड़ करके, पीछे छोड़ करके भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। और प्रधानमंत्री ने कहा है, जो इस अभी लाल किले से भी कहेंगे वो, कि उनका तीसरा कार्यकाल जो होगा उसमें भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन उससे करोड़ों लोगों का भाग्य क्या बदलेगा? भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, तब भी 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेकर के, 5 किलो अनाज, भारत सरकार से 5 किलो अनाज जो मिल रहा है उस पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ राज्यों से भी मिलने वाले अनाज की मात्रा जोड़े तो 10 किलो या कहीं 15 किलो इस तरह के अनाज उनको मिल रहे हैं, जिससे उनका जीवन चल रहा है। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का उनके जीवन पर क्या सकारात्मक असर हुआ है? यही कि उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो जब विकसित भारत बन जाएगा तब ये करोड़ों लोगों की क्या स्थिति होगी? भारत ने माफ करिएगा, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय $47,000 है और भारत की सिर्फ $2600 है। भारत से लगभग 15 गुना 18 गुना ज़्यादा वहाँ के प्रति व्यक्ति आय है ब्रिटेन की। तो जीडीपी के आंकड़ों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ देना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है।
जिस दिन हम किसी विकसित राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय को पीछे छोड़ेंगे, वो एक उपलब्धि होगी। उस दिन उपलब्धि होगी। जीडीपी के आंकड़ों से कुछ नहीं होता है। वो एक कहने की चीज होती है, देश के अमीरों की संपत्ति बढ़ जाएगी तो जीडीपी के आंकड़े बढ़ जाएंगे। 150 करोड़ लोग 3 समय खाना खा लेंगे भरपेट तो जीडीपी बढ़ जाएगी। उससे वो विकसित होने का लक्षण नहीं है। तो इस बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से कहना चाहिए है। वो जरूर ये उनके 5 प्रण में है, तो वो कहेंगे फिर 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का। अभी भी ये स्वतंत्रता दिवस से पहले जो कॉलर ट्यून लगाए गए हैं और कहीं भी फ़ोन करिए तो वो 1.5-2 मिनट तक ये चीज़ें बजती हैं। उसमें सबसे मुख्य रूप से यही बात कही जाती है कि हर घर तिरंगा हो, मेरी मिट्टी मेरा देश हो, और ये कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा 2047 तक, विकसित बनेगा 2047 तक। कैसे होगा उस विकसित भारत में? 150 करोड़ लोगों से ज़्यादा आबादी उस समय होगी, 170 करोड़ तक आबादी हो सकती है, 160 करोड़। उस समय क्या हमारी स्थिति होगी? उस समय कितने लोग, सारे लोग गरीबी रेखा से निकल गए होंगे, सबको अपना घर होगा, सबको खाने की व्यवस्था होगी, सबको रोजगार होगा, सब आत्मनिर्भर होंगे। और वो कैसे होगा उसका रोड मैप एक बताया जाना चाहिए। उसमें अल्पसंख्यकों की क्या जगह होगी, महिलाओं के क्या अधिकार होंगे, छात्रों और युवाओं के लिए क्या होगा, ये चीज़ें बतानी चाहिए। आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, ईसाइयों की क्या स्थिति होगी। प्रधानमंत्री ने पिछले बार अपने भाषण में महिलाओं को लेकर के एक बहुत खास बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो प्रतीकों में हम महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, क्या हम उससे मुक्ति पा सकते हैं? ये बहुत भावुक करने वाला और बहुत ही एक मानवीय संवेदना से भरी हुई अपील थी प्रधानमंत्री की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? पिछले 1 साल में कितनी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ अत्याचार की, उनके ऊपर हिंसा की। और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर किस तरह के आरोप लगे हैं। देश की महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगे हैं। और वो व्यक्ति जिसके ऊपर अभी मुकदमे हुए हैं, वो अभी कुश्ती संघ का चुनाव लड़वाने, अपने किसी खास आदमी को उसका अध्यक्ष बनाने में लगा हुआ है। और ये दावा कर रहा है कि उसने तो सिर्फ छुआ था लड़कियों को और वो कोई उसमें यौन हिंसा नहीं होती है उससे। तो इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं, ये तो एक मिसाल है। इसको इंश्योर करना चाहिए। इसके लिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, तो सामाजिक आंदोलन भी होना चाहिए है। और सरकार के स्तर पर, कानून के स्तर पर अगर कोई पहल होनी चाहिए है तो वो भी की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये लब्बो-लुआब है। पिछले बार के भाषण का भी एक विश्लेषण हमने थोड़ा किया उसमें, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, और उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस बार वो उसको आगे ले जाएंगे। ये उनका 10वां भाषण है लाल किले से। और अगले साल होने वाले ऐतिहासिक, उनके हिसाब से जो उनका ऐतिहासिक मौका बनाने वाला जो चुनाव हो सकता है, उस चुनाव से ठीक पहले का ये आखिरी भाषण है लाल किले से उनका। तो इसमें वो अपने 10 साल की उपलब्धियां बताएंगे और आगे का रोड मैप रखेंगे। लेकिन उसमें लोगों को भरोसा दिलाने वाली बात होनी चाहिए है। एकता और एकजुटता की जो बात उन्होंने पिछली बार कही थी, उसके बारे में बात होनी चाहिए है। देश के हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर समुदाय को के मन में उनके भाषण के बाद ये भरोसा पैदा होना चाहिए है। और तभी देश 2047 तक विकसित होने की दिशा में ठोस कदमों के साथ बढ़ सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।